नमस्कार, मनी गुरु के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। चर्चा आजकल डेट फंड्स पर हो रही है। क्यों ये अट्रैक्टिव हो गए हैं और क्या इक्विटी फंड्स में जोखिम अगर आप लेने से डर रहे हैं तो आपके लिए क्या ये बेस्ट विकल्प हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे आज के एक्सपर्ट कल्पेश अशर, CFP फुल सर्कल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स से। कल्पेश, वेलकम टू द शो। डेट फंड्स फोकस में है न सिर्फ इसलिए कि ब्याज दरों में कटौती हो रही है और यहाँ पर एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पर ये उभर रहे हैं, और भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से डेट फंड्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहता है। क्या कुछ फीचर्स है जो आप हाईलाइट करेंगे? क्या फ़ायदे हैं डेट फंड्स में निवेश करने के? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अभी जो एक माहौल बन गया है वो ऐसा है कि डेट फंड्स में जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी उभर के आए हैं, और उसकी मुख्य वजह यही है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंक्स के पास एक सरप्लस रकम आ गई है, तो बैंक्स भी उस रकम से काफ़ी सारे बॉन्ड्स की परचेजिंग कर रही है, और उसकी वजह से जो एक डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा था ब्याज दरों में, घटते हुए सिनेरियो था एक पूरा ब्याज दरों का, और उसमें एक एडेड इंसेंटिव जैसा आ गया कि इतनी सारी लिक्विडिटी आ गई बैंक्स के पास, तो ब्याज दरें जो घट रही थी धीरे धीरे वो एक साथ आप देखो तो अंदाजन एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी उसमें कटौती आ गई। इसकी वजह से हम देखते हैं जो एक सीधा जो उसका असर होती है वो उसके बॉन्ड फंड के रिटर्न्स के ऊपर आ गई है, और वो जिसने भी बॉन्ड फंड्स में निवेश किया था अब तक, उनकी आप रिटर्न्स देखो तो तकरीबन एक हफ्तों में उन्होंने लगभग 8 से 10% की उसमें उन्नति दिखी। तो एक बहुत ही बड़ा एक उसमें जंप था, और इसके वजह से जो डेट फंड्स का पूरा एक माहौल था वो पूरा उभर के एक नया एक सिनेरियो बन गया है। लेकिन इसमें जो नए निवेशक हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक कदम रखने चाहिए, क्योंकि इसमें डेट फंड्स में भी काफ़ी सारे विकल्प होते हैं। जी जी कल्पेश, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि डेट फंड्स को, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आम बोलचाल में हम कहें तो इक्विटी फंड्स फिर भी काफ़ी लोग समझते हैं कि ओके सीधे ये स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और जो भी हमें रिटर्न मिलेगा वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। तो ये जहाँ तक डेट फंड्स का सवाल है, उसमें जो कैटेगरीज हैं, जैसे आप कह रहे हैं बॉन्ड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है फिलहाल निवेश का, ये बॉन्ड फंड्स किस में निवेश करते हैं और किसके आधार पर हमें रिटर्न्स मिलते हैं? तो इसमें अगर हम समझने जाएं तो बॉन्ड फंड जो होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जो उनकी अवधि अलग अलग समय की होती है, और दूसरे जो निवेश होते हैं उसमें वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब निवेश होती है तो वो गिल्ड फंड्स कहे जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो डायनामिक बॉन्ड फंड्स होते हैं। तो जो पहले हम अगर गिल्ड फंड्स की अगर बात करें जिसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश होता है, तो उनकी जो सीमा होती है या जो समय अवधि होती है वो बहुत ही लॉन्ग मैच्योरिटी की होती है, और हम देखते हैं कि बॉन्ड फंड्स में और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ब्याज दरें हैं, उनमें एक उल्टा नाता होता है, हम लोग कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। तो जब भी एक हमारी इकोनॉमी में ब्याज दरें जब घटती हैं तो इन बॉन्ड फंड्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, और हम वही आज की तारीख में सिनेरियो देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरे जो फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिनकी अवधि थोड़ी कम होती है, तो उनका जो प्रभाव होता है इंटरेस्ट रेट्स पे उस पे भी आता है, लेकिन इतना सारा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो अवधि होती है वो आप मान लो 3 साल या 4 साल या 5 होती है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनकी अवधि काफ़ी लंबी होती है। तो एक आम निवेशक के लिए अगर उसको इस चीज़ का एक एक्सपोजर चाहिए, उसको भी इसमें हिस्सा चाहिए, तो डेट फंड्स के जरिए अगर आप इसमें डेट फंड्स में डायनामिक बॉन्ड फंड्स का अगर आप चयन करते हो, या आप अपने गिल्ड फंड्स का निवेश का चयन करते हो, तो आपको एक सलाहकार की सूचन के हिसाब से ही चलना होता है, क्योंकि कभी भी अगर इंटरेस्ट रेट्स में रिवर्सल हो गया तो आपने जो निवेश किया है उसका भी आपको एक गलत रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कल्पेश कि अगर आप रेगुलरली ट्रैक नहीं कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और इंटरेस्ट रेट में जो भी रिविजन्स हो रहे हैं, बढ़ रही है या फिर ब्याज दर घट रही है, ऐसे में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि इनकी अवधि कम होती है, इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कुछ बॉन्ड फंड्स के ऑप्शंस आप बताना चाहेंगे, कुछ विकल्प जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त और निवेश करने की सोच रहे हैं?
हाँ, तो अगर बॉन्ड फंड्स की हम बात करें, जो डायनामिक बॉन्ड फंड्स की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जिनका निवेशक को अगर उनका निवेश का जो दायरा है मान लो 3 से 5 साल का है, तो उसमें बिरला सन लाइफ का डायनामिक बॉन्ड फंड है, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म प्लान है। ये बहुत ही अच्छे बॉन्ड फंड्स हैं जिनकी मॉनिटरिंग और जो रिव्यू है बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है, उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं, और जो फंड मैनेजर होता है वो निवेशक के बिहाफ पे इनके कॉल्स लेता है। तो ही हैज़ द लिबर्टी, उनके पास ये आज़ादी होती है कि अगर ब्याज दरें किस तरफ जा रही हैं वो अपने निवेश को मोड़ सकते हैं। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं वो अगर आपको अपना जो निवेश है मान लो सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए करना है या 1 साल तक करना है, तो उसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो है वो आपके लिए उत्तम रहेंगे। तो अभी तक 2 ऑप्शंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। पहले तो डायनामिक बॉन्ड फंड्स हैं जिसके कुछ विकल्प भी कल्पेश ने बताया। ICICI प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म फंड, इसका नाम जरूर लॉन्ग टर्म है लेकिन ये डेट फंड की कैटेगरी का ही है। साथ ही बिरला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड, ये 2 फंड्स हैं जहाँ पर आप निवेश करने की सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कम से कम अगर आपका नजरिया 3 साल का है तो इसका चुनाव आप कर सकते हैं। साथ ही जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है उनकी अवधि काफी कम होती है, 6 से 12 महीने के लिए फंड्स होते हैं। तो अगर आप साल भर या उससे कम के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट कल्पेश, लिक्विड फंड्स को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, और क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के पास काफी सारा सरप्लस कैश है जिसे वो इमरजेंसी के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज को भी लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बैंक अकाउंट में कितना रखें। क्या कोई ऐसा विकल्प उनको मिल सकता है जहां पर उनका पैसा लिक्विड भी रहे और साथ ही उनको कुछ रिटर्न्स भी मिले? तो क्या ऐसे में लिक्विड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा, और मैं मानता हूँ यही एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप जो लिक्विड फंड्स में पैसे जब रखते हो तो उनकी जो निवेश की जो अवधि होती है वो निवेश जो होता है वो मान लो 1 महीने से 3 महीने के लिए होता है। और हम फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से देखें तो हमारा जो इमरजेंसी फंड होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है, और इसको हम बिल्कुल एक सेविंग्स अकाउंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री और एग्जिट लोड्स नहीं होते हैं जो लिक्विड फंड्स होते हैं। तो लिक्विड फंड्स में हम जब चाहें जितनी अपनी जो सरप्लस अमाउंट है हमारे पास हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो आई हुई है उसको हम लिक्विड फंड्स में डाइवर्ट कर सकते हैं, और वहाँ से अपना जो खर्चा है उसको निकाल सकते हैं, या तो सिर्फ वो अमाउंट को लिक्विड फंड में रहने देते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड्स के जो रिटर्न भी होते हैं, और अगर उसमें हम मान लो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुनते हैं तो हमको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो सेविंग्स अकाउंट से तकरीबन 1 या 2% ज़्यादा ही मिलते हैं। तो अगर हमको सेविंग्स अकाउंट में मान लो आज की तारीख में 4% रिटर्न्स मिलते हैं जो टैक्सेबल हैं, उसके मुकाबले आप देखो तो लिक्विड फंड्स में हमें आज की तारीख में उम्मीद हो सकती है कि हमें 6 से 6.5% टैक्स फ्री रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। जी, तो चलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिक्विड फंड्स का है। जहाँ तक इसके निवेश का सवाल है तो लिक्विड फंड्स की भी अवधि कम रहती है, और इनका जो निवेश होता है मनी मार्केट में होता है, ट्रेजरी बिल्स के अंदर ये निवेश करते हैं, सरकारी सिक्योरिटीज़ में इसमें एक्सपोजर होता है, और इसकी जो अवधि होती है मैच्योरिटी वो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक होती है। और जहाँ तक रिटर्न्स का सवाल है तो आपके बैंक FD से ये कहीं बेहतर रिटर्न्स आपको देते हैं। साथ ही लिक्विडिटी की अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कल्पेश, इनफैक्ट कई सारे दर्शक हैं जो व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऐसा एक सवाल हमें भेजा है सीमा ने भरतपुर राजस्थान से। ये जानना चाह रही हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड्स, जिन पर अब तक हमने चर्चा की है, इनका टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि कुछ रिविजन हुआ था आज से 2 साल पहले बजट में, तो डेट फंड्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी उस वक्त हुआ था, लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं और हम नेक्स्ट बजट को भी अप्रोच कर रहे हैं, डेट फंड्स का टैक्स स्ट्रक्चर और साथ ही इक्विटी किस तरह से डिफरेंट है? तो इक्विटी में जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, हम जब निवेश करते हैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें 1 साल के बाद जो भी हमारा मुनाफा होता है और हम उसको रिडीम करते हैं तो वो जो कैपिटल गेन होता है वो 1 साल के बाद टैक्स फ्री हो जाता है। और अगर हम 1 साल के पहले की अवधि में अपना मुनाफा निकाल लेते हैं तो हमें 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, और इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं कि 1 साल के ऊपर की हमारी निवेश की अवधि होनी चाहिए। अब डेट फंड्स की जब हम बात करते हैं तो आपने सही बताया कि 2014 में डेट फंड्स के स्ट्रक्चर को लेकर टैक्सेशन में बदलाव आया था, और वो जो न्यूनतम अवधि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डेट फंड्स में निवेश करते हैं और हम 3 साल के पहले अपनी कैपिटल गेन्स बुक करते हैं या पैसे निकालते हैं,
तो हमें उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग सकता है, और वो जो इनकम है हमारी, वो हमारे आय से जुड़ जाती है, हमारे इनकम के टैक्स के स्लैब के साथ जुड़ जाती है। और अगर हम 3 साल के बाद इस कैपिटल गेन्स को निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाती है, जहां पर 20% विद इंडेक्सेशन से हमारी टैक्सेशन होती है। और अगर हम इसका हिसाब लगाने जाएं तो इसका जो कैलकुलेशन निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है, और बैंक एफडी से तो इसका रिटर्न बहुत ही बेहतर निकलता है। तो आई होप सीमा, जो कंफ्यूजन है आपको टैक्स स्ट्रक्चर को लेके वो कुछ यहाँ पर रिजॉल्व हुआ होगा। इक्विटी फंड्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था अभी भी वही है कि 1 साल कंप्लीट आप करते हैं तो रिडेम्पशन पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जहाँ तक डेट फंड्स का सवाल है उसमें कुछ बदलाव हुआ था, जो लॉक इन है वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किया गया था। कुछ ऑप्शन भी अब तक हमने डिस्कस किए, लेकिन दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं। पूनम का सवाल शामिल कर लेते हैं। पूनम ने मेंशन किया है कि ये हाउसवाइफ हैं और लगभग इनकी शादी से लेकर अब तक लगभग 7 साल हो चुके हैं, और 2 लाख रुपए इन्होंने 500 और 1000 के डिनोमिनेशंस पे सेव किए थे, जो अब ये बैंक में जमा करा चुकी हैं। इस रकम का इस्तेमाल कैसे करें निवेश के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हाउसवाइफ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर। तो अगर फर्स्ट टाइम निवेशक हैं, शुरुआत करना चाह रही हैं, कौन सा विकल्प इनके लिए बेस्ट होगा? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने जो अमाउंट है अपनी अभी बैंक अकाउंट में जमा कर दी है, तो इनके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं निवेश करने की। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप अपना एक इमरजेंसी फंड देख लीजिए। जनरली हम फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो इमरजेंसी फंड मान लो कि आपको 50,000 रुपये या 75,000 रुपये किसी आपातकालीन सिचुएशन के लिए रखने हैं, तो वो अमाउंट आप एक बैंक एफडी में जो अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक्ड है वहाँ पे रख सकते हैं, या जैसे हम लोग ने बताया अभी कि आप उसको लिक्विड फंड में डाइवर्ट कर सकते हैं कि मान लो आपको कोई भी सिचुएशन है, आपको इमरजेंसी पैसे चाहिए तो आपको काम आ सकती है। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने गोल्स निर्धारित करते हो कि आपके जो छोटी अवधि के गोल्स हैं, मान लो आपको 1 या 3 साल में कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, तो आप डेट फंड्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे हमने अभी पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या डायनामिक बॉन्ड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, या आपका जो नजरिया है लंबा है तो आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड्स या तो इक्विटी बेस्ड बैलेंस फंड से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास उसके बाद भी थोड़ी रकम बचती है और आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवारजनों के लिए कर सकते हैं।